Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admin Nation. तो कल हमने एनपीएम तक कवर कर लिया था। हमने पढ़ा था एनपीएम के बारे में, एनपीएम के डिफरेंसेस, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, न्यू टेलरिज्म क्या है, ये सब कल हमने देख लिया था, रेलेवेंस वगैरह। आज हमें देखना है अबाउट एलपीजी माने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक्रोनिम LPG। L मतलब लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं आज। अब इसमें पढ़ेंगे क्या, पहले ये देख लेते हैं। कुछ पढ़ेंगे अबाउट LPG कि LPG है क्या, क्या चक्कर है। एक्चुअली ना इसमें क्या है, जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना वो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से आते हैं। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बस इसका एक काउंटर पार्ट हो जाता है। ये समझ लीजिए कि इसको बस पढ़ाने के लिए कि पढ़ा दिया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बाकी ज़्यादातर आपको पता ही होता है कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन भी। जो मेन टॉपिक आता है ना वो ग्लोबलाइजेशन आता है। पर देखेंगे सबको ही लेके चलेंगे, पर हमारा मेन फोकस जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे रहेगा। दूसरा, कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इमरजेंस कि क्या रीज़न थे। थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ, इम्पैक्ट्स, क्रिटिसिज्म, इम्पैक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म। बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा टॉपिक है, एक दिन में ही कवर हो जाएगा। एक ही क्लास में आज की क्लास में इसको कवर कर देंगे। तो शुरू करते हैं। LPG सिलेंडर वाला LPG नहीं है ये बोला भैया, मैं पूछूं LPG क्या, हम बोला भैया सिलेंडर वो नहीं है ये, ठीक है। याद रखना है एक बात, तो कई बार होता है क्लास में पूछता हूँ कई बार क्या है LPG, अरे वो सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसको अगर सिंपल भाषा में बोले ना तो इट्स एन एक्ट ऑफ डी कंट्रोल। एक्ट ऑफ डी कंट्रोल मतलब क्या, कि मतलब लेवल ऑफ कंट्रोल को डिक्रीज करना है। डिक्रीज लेवल ऑफ कंट्रोल इन इकोनॉमी। क्या है ना, जो लिबरलाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे कि अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्ट ऑफ डी कंट्रोल है। डी कंट्रोल मतलब कि जो कंट्रोल है ना इकोनॉमी में, जो गवर्नमेंट कंट्रोल बनाए बैठी है, जैसे पहले IRP एक्ट 1956 या MRTP एक्ट, इनसे क्या होता था, लाइसेंस राज और कोटा राज चल रहा था। कौन सा, MRTP एक्ट ले लो या IRP एक्ट ले लो 1956 का। इससे क्या है, लाइसेंस राज बना हुआ था। LISCEN, लाइसेंस राज, या हम इसे इंस्पेक्टर राज भी बोलते हैं, इंस्पेक्टर राज, ये से कोटा राज भी बोलते हैं। तो ये सब प्रिवेल कर रहा था इकोनॉमी में। इसी को हटा के ड्यूरिंग 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इससे हमने लिबरलाइज किया कि जो कंट्रोल बना रखा है ना इन लोगों ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने जो कंट्रोल बना रखा है उस कंट्रोल को डिक्रीज करना है सोसाइटी के अंदर। वैसे हम खुद नहीं लेके आए थे, ये वॉशिंगटन कंसेंसस, मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बताया भी था कैसे स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट प्रोग्राम लेके आया गया था वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो वो सब बातें हम कर चुके हैं, तो वही है, ये उन्होंने दिया था। खैर उससे हमारे देश में फ़ायदा ही हुआ कि जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुआ। अब जो ब्यूरोक्रेटिक ये जो कंट्रोल है ये डिक्रीज़ हुआ है, किस पे डिक्रीज़ हुआ है, प्राइवेट कंपनीज़ पे। प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनीज़ पे पहले जो कंट्रोल बनाया हुआ था ना सरकार के द्वारा,
उसको ख़त्म करना प्राइवेटाइजेशन है। इसमें लिबरलाइजेशन मतलब कि वो कंट्रोल डिक्रीज किया गया है सरकार के द्वारा। किस पे डिक्रीज किया है? प्राइवेट कंपनीज पे डिक्रीज किया है। कैसे डिक्रीज किया है? कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दी है, डिस इन्वेस्टमेंट 51% से ज़्यादा। जब 51% से ज़्यादा या 51% के बराबर शेयर सरकार के पास रहते हैं तो उसे पीएसयू कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वही अपने शेयर्स जब सरकार डिसॉल्व कर देती है, डिसॉल्व कैसे कर सकती है? या तो उसका सेल कर दे पीएसयू का, या आईपीओ लॉन्च कर दे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये लॉन्च कर दे, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसी को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। समझ आया? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सिनोनिम के तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। वैसे तो दोनों साथ में ही यूज़ करते हैं। जहाँ आपको लिबरलाइजेशन दिखेगा वहीं प्राइवेटाइजेशन वर्ड भी आसपास ही दिख जाएगा, आपको कहीं भी लिखा हो। ये एज अ कंप्लीट सेग्रीगेशन, सेपरेशन में कभी दिखाई नहीं देते कि सिर्फ लिबरलाइजेशन हुआ है प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हुआ लिबरलाइजेशन नहीं हुआ। जब इकोनॉमी लिबरल होगी तो प्राइवेटाइजेशन भी आएगा इकोनॉमी में, और जब प्राइवेटाइजेशन की बात करेगी सरकार, मतलब कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन की बात करेगी, कोई ना कोई नया एक्ट आने वाला है। सरकार इकोनॉमिक में अपना कंट्रोल डिक्रीज करने की बात कर ही रही है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन, जब इकोनॉमी प्राइवेटाइज होगी और लिबरलाइज होगी, अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज है। सरकार ने अपना सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आता है लिबरलाइजेशन, कि सरकार ने अपना कंट्रोल कम किया। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन, कि अब प्राइवेट कंपनीज जो है वो कंपटीशन बढ़ाएंगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, प्राइवेट कंपनी मार्केट में आएंगी और अच्छी तरीके से काम करने आएंगी। पहले उन पे कंट्रोल था तो वो ओपनली काम नहीं कर पा रही थी। अब प्राइवेट कंपनी खुल के बाहर आएंगी, तो खुल के बाहर आएंगी तो मतलब वो आउटसाइड अपने देश के अंदर, ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, सॉरी डिज़ाइन ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है, ये हमारा इंडिया है और ये बाहर यूएस है। पहले क्या हो रहा था, जो कंपनीज थी उन पे इतना रेगुलेशन था कि वो बस इंडिया में ही काम कर पा रही थी। अब जैसे ही लिबरलाइज हुई इकोनॉमी और प्राइवेटाइजेशन इमर्ज हुआ, तो ये प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए यूएस में भी काम करना शुरू करेंगी। तो यूएस में काम करना शुरू करेंगी तो वर्ल्ड ग्लोबलाइज होगा। इसी को पुराने ज़माने में क्या कहते थे? वासुधैव कुटुंबकम। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन। ये अगर हम पुराने टाइम पे भी जाकर देखें, जब हमारी सिविलाइजेशन होती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो इनमें भी हमें ग्लोबलाइजेशन का जिक्र मिलता है। अगर आपने ड्यूरिंग मौर्यन टाइम या उसको पढ़ा हो तो यवन प्रिय किसको बोलते थे? यवन मतलब इसको बोला जाता था स्पाइसेस, शायद ब्लैक पेपर को बोलते थे। ब्लैक पेपर के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता था। मेसोपोटामियन, जो इजिप्शियन नहीं, यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियंस को ब्लैक पेपर बड़ा पसंद था। तो अगर इंडिया में कोई दिक्कत आती थी, इंडिया में बारिश कम हुई या बाढ़ वगैरह आ गई, अगर ये ब्लैक पेपर मार्केट में से चली जाती थी, मार्केट में ये डैमेज होती थी ब्लैक पेपर, या ब्लैक पेपर की सप्लाई पीछे से कम हो जाती थी, तो ऑब्वियसली यूरोप में ब्लैक पेपर के दाम बढ़ जाते थे। ठीक है, एक रीज़न आपको अगर ये भी पता हो कि रोमन सिविलाइजेशन के एंड का कारण ये भी दिया जाता है कि जो सारा रोमन सिविलाइजेशन का जो गोल्ड था ना, वो इंडिया में आके दफन हो गया था। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीज़न होता है। बहुत पहले से वर्ल्ड ग्लोबलाइज है। हाँ, उसके बाद में कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ था कि ब्लैक एरा आ गया था ग्लोबलाइजेशन के। आपको पता हो, मौर्यन एम्पायर एंड होने के बाद और गुप्ता एम्पायर शुरू होने से पीरियड को बीच में ब्लैक पीरियड बोलते हैं ना। इसमें आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ, वर्ल्ड लेस ग्लोबलाइज हो गया था और भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। और बाद में ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, जब लेटर वीक मुगल्स आ रहे थे और ये सब चीज़ें हो रही थी, तो खैर ये सब बात की बातें हो रही थी कि मुगल इमर्ज नहीं हो पा रहे थे, इंडिया में आपस में ही लड़ाई हो रही थी, क्योंकि 1556 मुगल तो जब आते हैं ना, ड्यूरिंग 1556 मतलब मिड 1556 मिड 16th सेंचुरी। मुगल का तो इमरजेंस मिड 16th सेंचुरी में होता है। उससे पहले दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत अपने आप में बड़ी वीक तो नहीं कह सकते, अपने आप में उथल पुथल रहती है। हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ चल रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वर्ल्ड एक अराजकता में फैला हुआ था, केओस बना हुआ था इंडिया में।
बहुत स्टेबल नहीं था। हाँ, कुछ लीडर्स मिलते हैं, कुछ किंग्स मिलते हैं, कुछ सुल्तान मिलते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का आप एग्जांपल ले लीजिए, या ऐसे कुछ बहुत ही गिने चुने थे जो उस टाइम स्टेबल इकोनॉमी चला पा रहे थे अपनी। बाकी नहीं तो केओटिक ही थी सोसाइटी उस टाइम। तो जब सोसाइटी खुद केओटिक थी तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो ये तो खैर पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा आगे चले गए, पर हमें यहाँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में ही जिक्र करना है। इतना तो खैर कोई बताता भी नहीं है, ना इतना हमें जानने की ज़रूरत होती है। ये तो एग्जाम्पल थे कि कैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता है अगर स्ट्रॉन्ग किंग है और ट्रेड बढ़िया है। ट्रेड कब बढ़िया होगा? जब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, किंग है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर किंग वीक हुआ तो ट्रेड भी ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, खैर इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वासुदेव कुटुंबकम जो हम पहले से लेके जा रहे हैं, वर्ल्ड हमेशा से ग्लोबलाइज था, पर ड्यूरिंग 19th या 20th सेंचुरी एंड आते आते और 21st सेंचुरी में एंटर करते करते वर्ल्ड और ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट फिनोमिना चल रहे हैं। अगर कहीं भी स्टॉक मार्केट में यूएस की किसी कंपनी में कोई दिक्कत आती है तो उससे ऑब्वियसली इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हिलेगी ही हिलेगी। तो ये सब दिक्कतें ग्लोबलाइजेशन की भी हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो चलिए एक डिफरेंस टेबल बना लें, सॉरी एक टेबल बना लेते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एस्पेक्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये टेबल ना सही रहता है अगर आप हर टॉपिक के बारे में एक ऐसा टेबल बना लेना जहाँ भी आपको डिफरेंसेस देखने हो, तो पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बस आप एक पूरे टॉपिक के बारे में एक टेबल पढ़ के चले जाइए, आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। तो डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। डेफिनेशन अगर बोलें तो डिक्रीज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ये लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन सीधी सीधी। प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ग्लोबलाइजेशन, एक्सपेंशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, डेफिनेशन सीधी है, समझ भी आ जाएगी, इसमें ऐसा कुछ बताने का है नहीं। बाकी अगर आप चाहें भी तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को डिक्रीज़ करना है, जो कि ऊपर बात हुई थी। ट्रांसफ़र, ओनरशिप का ट्रांसफ़र करना है। 51% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप रही तो वो पीएसयू होगी, पर उसी पीएसयू को गवर्नमेंट का अपना शेयर जो है वो 50% से कम करना है, 49% से कम करना है बेसिकली। और ग्लोबलाइजेशन, एक्सपेंशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, ट्रेड के लिए बेसिकली। मेन गोल्स देख लेते हैं अब क्या होते हैं इनके। लिबरलाइजेशन का गोल क्या है? इंक्रीज कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। अगर लिबरलाइजेशन आ रही है, सोसाइटी लिबरल हो रही है, लाइसेंस राज खत्म हो रहा है, कोटा राज खत्म हो रहा है, तो ओपननेस मिलेगी कंपनीज को, तो ज़्यादा कंपनीज मार्केट में आएंगी। ज़्यादा कंपनीज अगर मार्केट में आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा आपस में सेम प्रोडक्ट के लिए। अब एडिडास, नाइकी और प्यूमा तीनों के बीच में कंपटीशन है ना, हमें जिसका बेटर शू लगता है हम वो लेते हैं, तो सर्विसेज बेटर मिलती हैं, कंपटीशन बढ़ता है। और इन्हें आपस में ही ये दिक्कत है कि हम बेटर शूज़ बनाएं तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमें एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। तो वही है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन। कंपनी आपस में कंपटीशन में आएंगी तो बेटर शूज़ लेके आएंगी, बेटर इनोवेट करेंगी। पहले कोई चल रहा था मार्केट में, अच्छा अब इसमें स्प्रिंग लगा देंगे, अब इसमें कार्बन फाइबर का इम्प्रिंट कर देंगे। देखा आपने, एक नाइकी का शूज़ है उसको एक्चुअली रेस इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है रेसिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें कार्बन फाइबर की प्लेट डाल दी है जो ऐसा स्प्रिंग की तरह काम करती है। आप जितना फोर्स उस पर लगाते हैं वो उतना ही ज़्यादा बाउंस बैक होकर आता है। तो वही है, इनोवेशन ज़्यादा होंगी जब प्राइवेटाइजेशन आएगा। ग्लोबलाइजेशन का गोल क्या है? इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट ऑफ ग्लोबल मार्केट विद
ग्लोबल मार्केट स्कोप, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी क्रिएट करना, ठीक है, इकोनॉमी को डेमोक्रेटाइजेशन करना, ज़्यादा पावर्स देना, डिसॉल्व करना पावर्स को, जो पहले ब्यूरोक्रेट्स लेके बैठे हुए हैं उसी पावर को वापस लोगों को प्रोवाइड कराना, कंपनीज को देना। इसका स्कोप है टू स्पेसिफिक सेक्टर्स या कंपनीज, कि किसी एक प्राइवेट कंपनी को वापस प्राइवेटाइज करना। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, या एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होता है, या कोई कंपनी का, किसी का भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। एक स्पेसिफिक कंपनी को भी टारगेट किया जा सकता है, या पूरे एयरलाइन सेक्टर को भी टारगेट किया जा सकता है, पूरे रेलवे सेक्टर को भी टारगेट किया जा सकता है, या सिर्फ शताब्दी को भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है, ठीक है। इसका स्कोप है ग्लोबल मार्केट। मैकेनिज्म, डीरेगुलेशन एंड टैक्स रिफॉर्म्स, डीरेगुलेट करना, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आना सोसाइटी के अंदर, सेल ऑफ पीएसयूज एंड आईपीओस किसके थ्रू होता है, क्या मैकेनिज्म है इनके पीछे, कि आप पीएसयू को सेल कर देंगे या आईपीओस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स लेके आएंगे, तो उससे प्राइवेटाइज किया जा सकता है सोसाइटी को। ये कैसे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बन जाए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, देखा ना, बड़े बड़े लीडर्स जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बैठते हैं तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं आपस में बीच में, जिसे एमओयूज भी बोल देते हैं या लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट भी बोल देते हैं, क्योटो एग्रीमेंट, डिफरेंट एग्रीमेंट्स आपने सुने होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब यही एग्रीमेंट है ग्लोबलाइज बनाने के लिए। ओपन ट्रेड, जैसे यूरोपियन यूनियन आपस में बनी हुई है, उनके बीच में एक अपना ट्रेड का एग्रीमेंट है। तो ये सब डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं कि किस तरीके से कंट्रीज अपने आप। अब देख लेते हैं मेन इम्पैक्ट, कि इनका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है। लिबरलाइजेशन से जो मार्केट है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई आएगी या एफपीआई आएगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। इसका मेन इम्पैक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के लिए होती है, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, कि जब जो इन कंपनीज हैं जब प्राइवेटाइज होंगी तो वो अपना, हमेशा जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो परफॉर्मेंस और अपना प्रॉफिट के लिए काम करती है। प्राइवेट कंपनी का तो मोटो ही ये होता है ना कि हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए काम करेगी तो टैक्स बेस भी बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा टैक्स पे करेगी। टैक्स ज़्यादा पे करेगी तो सरकार को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, और कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है, तो सबके लिए फ़ायदा होता है। और बेटर सर्विसेज, प्राइवेट कंपनी हमेशा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है, पर इसका ड्रॉबैक ये है, ये सिर्फ उसी को प्रोवाइड करवा सकती है जिस पे पैसा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज, तो एक टेबल है, आप याद कर लीजिएगा, लिख लेना कहीं नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेके। राइटिंग समझ आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने साथ साथ बोला भी है कि क्या मतलब है क्या नहीं है। तो ये एक डिफरेंस बताने के लिए मैंने छोटी सी टेबल खुद बना दी थी कि शायद आप बेटर तरीके से समझ सकें। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कहीं दिक्कत हो, तो एज ऑलवेज आपके लिए है टेलीग्राम चैनल और कमेंट बॉक्स ओपन है। अब अबाउट एलपीजी। एलपीजी जो है ना, वो एज अ फिनोमिना 1990s में इमर्ज होता है। इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है, वही न्यू लिबरल फिलोसफी। पहले चैप्टर का जो फिलोसॉफिकल बेस है ना, वो सिर्फ न्यू लिबरल फिलोसफी से इमर्ज होता है, वहीं पे इसकी थियोरेटिकल रूट है। और न्यू लिबरल फिलोसफी की थियोरेटिकल रूट पीसीए तक आती हैं। पीसीए थैचरिज्म और रीगनिज्म को इमर्ज करता है यूएस और यूके में,
वही पीसीए लेटर फेज में गवर्नेंस पैराडाइम को भी जन्म देता है, और यहीं से पीसीए से एलपीजी का भी मर्ज होता है। जो बात पीसीए कर रहा है वही बात एलपीजी में भी हो रही है। पीसीए क्या बात कर रहा है? प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन ताकि लोगों पे मोर चॉइसेस हो। हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है प्राइवेट कैसे पीसीए प्राइवेटाइजेशन, मोर चॉइसेस टू पीपल, और वही एलपीजी है। एलपीजी भी प्राइवेटाइजेशन, मोर चॉइसेस, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब की ही बात कर रहा है ना, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। तो वही रूट सबकी नियो लिबरल फिलोसफी में आके ही अटक जाती है। एलपीजी जो है वो मार्केट फोर्सेस से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है और बात कर रहा है रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। इसका एक कंटेक्स्ट क्या है? यही कंटेक्स्ट है इसका, पीसीए, थेचरिज्म एंड ड्रैगनिज्म। यहाँ पे यही कंटेक्स्ट भी है इसका कि यही पीसीए, थेचरिज्म एंड ड्रैगनिज्म। और इसी से जब गवर्नेंस पैराडाइम आता है और पीसीए के बाद क्या होता है? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसी को वाशिंगटन कंसेंसस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये पूरा मैंने इन डेप्थ बताया आपको एनपीएम में। वही थ्योरेटिकल रूट सब एट द एंड ऑफ टाइम जाके ड्यूरिंग 1990s तक एक टर्म दे देते हैं एलपीजी। ठीक है, यही सारी डेवलपमेंट आपस में मिलके तीन फिनोमेना को जन्म देती है एलपीजी। जहाँ पे लिबरलाइजेशन अभी हमने बात कर ली। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? कि डी कंट्रोल और डी रेगुलेशन। अगर आप इसको एज अ टर्म सुनना चाहते हैं कि कैसे डिफाइन करना है, ये तो मैंने ऊपर जो बताई थी, ये तो छोटी छोटी डेफिनेशन बता दी। अगर आपको पूरी लिखनी है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिबरलाइजेशन इज अबाउट डी कंट्रोल एंड डी रेगुलेशन मोस्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी स्टार्टिंग dismantling their control on economy. They started opening up economy for private sector and FDI and FPI। ठीक है, ये बात है। क्या बताया मैंने? कि बताया वही है जो ऊपर है, बस मैंने आपको एक टर्म दे दी है कि अगर आपको ऐसे याद करने के लिए या लिखना हो, कहीं लिख लेना आप, तो सीधी सीधे आपके पास एक डेफिनेशन हो जाएगी। बात वही हुई है कि ये डी कंट्रोल और डी रेगुलेशन के बारे में बात करता है। जो वेलफेयर इकोनॉमीज थी पहले, वेलफेयर इकोनॉमीज उन्होंने ओपन अप किया। जैसे इंडिया वेलफेयर इकोनॉमी ही चल रही थी बिफोर 1990। हमारे ऊपर कैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, जैसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, हमारे ऊपर फोर्स किया गया था किसको? एलपीजी को, कि हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो, प्राइवेटाइज हो। किसमें? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जब हम जाके पढ़ते हैं। इसमें क्या बात हुई थी कि डिसमेंटलाइज करो, ओपन अप करो अपनी इकोनॉमी, ताकि एफडीआई और एफपीआई आ पाए। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, तो हमें उनकी बात माननी पड़ी। और प्राइवेटाइजेशन की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो ये है डीनेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और डिक्रीज इक्विटी शेयर। इसमें इस टाइम पे क्या हुआ था? मोस्ट इकोनॉमी स्टार्टेड एडॉप्टिंग मार्केट प्रिंसिपल्स बाय रिप्लेसिंग अ वेलफेयर मॉडल। वेलफेयर मॉडल से मार्केट प्रिंसिपल्स पे जो वर्ल्ड है वो शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि यही मार्केट प्रिंसिपल एडवोकेट किए जा रहे थे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। और यही जो सपोर्टर थे, ये क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है ये मार्केट इकोनॉमी के सपोर्टर थे उस टाइम। मार्केट इकोनॉमी के सपोर्टर क्यों थे? क्योंकि इनको जो पैसा आ रहा था वो यूएस से आ रहा था, और यूएस मार्केट फिलोसफी पे बिलीव करता है। और वहीं यूएसएसआर जो है वो किस पे? हाँ, वेलफेयर मॉडल पे बिलीव करता है। वो वेलफेयर मॉडल पे चल रहा था यूएसएसआर, और यूएस मार्केट प्रिंसिपल पे चल रहा था। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जो बैक एंड पे सपोर्ट कर रहा था वो यूएस था। इसीलिए ये मार्केट प्रिंसिपल से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसी टाइम यूएसएस का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ था, यूएसएसआर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया था। इसी को जो फ्रांसिस फुकुयामा है, थिंकर हैं, उन्होंने एक बुक में मेंशन किया था, द लास्ट मैन, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, मैंने बताया था द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये यूएसएसआर की ही बात करते हैं इस बुक में कि कैसे यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हुआ, बर्लिन वॉल का डिक्लाइन, बर्लिन वॉल गिरी। तो ये सब बातें थी इसमें। ठीक है, और जो ब्रेटन वुड, मैंने भी बात ये बताई दी आपको कि जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में। किसके थ्रू? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू,
कि ये कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को ओपन अप करें, प्राइवेटाइज करें, अगर उन्हें एड चाहिए। इसको एड कंडीशनैलिटी भी हम बोलते हैं, एड कंडीशनैलिटी। ये एड कंडीशनैलिटी प्रोग्राम, इसको इस तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF ने प्रेजेंट किया कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो भाई ये बात हो गई LPG के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लूँ। पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर ये जो मौसम चल रहा है ना ठंड वाला, इसमें क्या है, मैक्सिमम लोग जो है पानी नहीं पीते हैं और उसके बाद फिर दिक्कतें देखने को लगती हैं। स्किन इरिटेशन जो होती है ना स्किन में, आपने देखा हो स्किन ड्राई अप हो जाती है सर्दियों में। मेन रीज़न ये होता है, ठंडी हवा तो चल रही होती है, वो तो रीज़न होता ही होता है, हम पानी पूरी तरीके से नहीं पीते हैं। तो पानी पीते रहिए, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। तो हमने 2 की डेफिनेशन देख ली। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन। भैया बहुत देर हो गई लाल लाल पेन से लिखते, अब पेन चेंज भी कर लो। हैं, आज किसी ने याद दिलाया होगा, तो मुझे भी याद नहीं आया। खैर, आप तो कैसी याद दिलाएंगे। बेसिकली क्या है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो तीनों टर्म है ये इंटरचेंजेबली यूज़ की जा सकती हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो सिर्फ एक आइडिया के तौर पे नहीं इमर्ज हुआ, बट एक फिनोमिना जिसने इन्फ्लुएंस किया प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को। सिर्फ एक आइडिया के तौर पे या कंसेप्ट के तौर पे नहीं हुआ, ये एक फिनोमिना के तौर पे भी इमर्ज हुआ जिसने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया। अब ग्लोबलाइजेशन के लिए ना डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफरेंट अपनी डेफिनेशंस देते हैं। जैसे यूएन इसको कैसे डिफाइन करता है कि ग्लोबलाइजेशन एज एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी across nation states in which boundaries are dismantled। कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो एक्सचेंज है किसका, ट्रेड का, कॉमर्स का, कल्चर का, टेक्नोलॉजी का, इन सब का ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आइडियाज़ भी, आइडियाज़ का इसने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया इस टाइम, आइडियाज़ भी, आइडियाज़ इन टेक्नोलॉजी ही है कि ट्रेड का एक्सचेंज हो रहा है आपस में। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे ये US है, ये इंडिया है, आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, कॉमर्स भी कर रहे हैं, कल्चर का भी एक्सचेंज हो रहा है। डेनिम सॉफ्ट पावर है US की, आपको पता होगा। डेनिम को एज ए US की सॉफ्ट पावर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे योगा इंडिया की सॉफ्ट पावर है। तो ऐसे ही कल्चर एक्सचेंज होता है। आजकल हम सब डेनिम पहनते हैं। डेनिम कहाँ से इमर्ज हुई, US से। तो वो कल्चरल इन्फ्लुएंस है US का इंडिया पे। तो कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा है डिफरेंट नेशन स्टेट्स में। नेशन स्टेट एक US एक इंडिया, और जिनकी बाउंड्री अब डिसमेंटल हो चुकी है। जैसे जैसे वर्ल्ड मोर ग्लोबलाइज होता है ना, वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो वैसे ही बोलते हैं हम मोर परमिएबल बाउंड्री। क्यों, आपस में ट्रेड और ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। खैर, आजकल US ने टैरिफ लगा रखे हैं, तो वही ग्लोबलाइजेशन को कहीं रिजेक्ट कर रहा है। जो खुद पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें ग्लोबलाइजेशन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, LPG के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करता था, वो आज खुद इंडिया पे टैरिफ लगाए बैठा है। खैर, ये US की हिपोक्रेसी है, US हमेशा से हिपोक्रेट रहा है। तो अब दूसरा, IMF इसकी डिफरेंट डेफिनेशन देता है। IMF क्या कहता है, IMF इसको 4 पॉइंट्स में डिफाइन करता है। पहला, इंक्रीज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। दूसरा, कि हम दोनों जो डिफरेंट कंट्रीज है, USA की इंडिया है, वो एक दूसरे पे इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है।
ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। दूसरा ट्रांजिशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा फ्लो ऑफ कैपिटल, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैपिटल का फ्लो होगा, मतलब पैसे का फ्लो होगा। चौथा, क्योंकि ट्रेड होगा तो डॉलर में यहाँ से पैसा आएगा और इंडिया वापस अगर इससे कुछ ट्रेड करेगा तो डॉलर में पेमेंट करेगा या गोल्ड में करेगा या जिसमें भी फॉरेक्स में जिस मर्जी में करना चाहे वो। डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी डिफ्यूज होगी, आपस में टेक्नोलॉजी शेयर होगी, शेयर करने से हो सकता है टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट भी आए। खैर ये IMF अपनी डेफिनेशन देता है, तो डिफरेंट लोगों ने दी, 2-3 और हैं, अलिफ फ्रेडमैन ने भी दी, एंथोनी गिडेंस ने भी दी। एंथोनी गिडेंस की भी देख लेते हैं एक बार। एंथोनी गिडेंस ने कैसे डिफाइन किया कि जो टाइम स्पेस और डिस्टेंस है ना, एस टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस बिकम्स मीनिंगलेस। तो ऐसी बात क्यों कही? वही सेम रीज़न जो मैंने ऊपर बताया कि जब ट्रेड होता है ना डिफरेंट कंट्रीज़ में, पहले अगर आप आज से कुछ 100-150 साल पहले अगर चले जाओ तो किसी ने सोचा था कि अगर US में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका हज़ारों किलोमीटर दूर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर इंडिया पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं। पर आज अगर US में थोड़ी सी भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं हिल जाती है। इंडिया की इकोनॉमी में मेजर चेंजेस, कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यही, इतना दूर है तब भी क्या है कि इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे में जब वर्ल्ड ग्लोबलाइज होता है। तो यही है कि जो टाइम स्पेस और डिस्टेंस है ये मीनिंगलेस हो गया है इन ग्लोबलाइज एरा। ठीक है, ये डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट थिंकर्स अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं। इसका क्या मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन को नैरोअर पर्सपेक्टिव में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी। नैरो पर्सपेक्टिव मतलब कि जो इंटरडिपेंडेंस है ना वो इंक्रीज हो गई है, कि एक इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमी पे। कैसे? क्योंकि ग्लोबलाइज इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, जैसे यही रीज़न बताया मैंने, US कैसे इंडिया को इन्फ्लुएंस कर देता है जैसे ही ग्लोबलाइज इकोनॉमी बनेगी। पर अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें ना, नैरोअर सेंस सिर्फ इकोनॉमी की बात करती है कि अगर इकोनॉमी में US की इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आएगा, तो इंडिया की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। नैरोअर जो पर्सपेक्टिव है, नैरोअर जो स्कूल है ग्लोबलाइजेशन का, वो सिर्फ इकोनॉमी को माइंड में लेके चलता है। वहीं जो ब्रॉडर स्कूल है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, वो सिर्फ इसकी बात नहीं करता, वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करता है कि अगर US के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फ़र्क आएगा तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। और US में अगर टेक्नोलॉजी का कुछ चेंज आएगा तो इंडिया में भी टेक्नोलॉजी का चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब US में जैसे कि फोर्ड है, वो अपनी कुछ गाड़ियाँ बना रही है, तो पहले आपको पता होगा फोर्ड और महिंद्रा को कोलैब था इंडिया में। खैर अब टूटी है, फोर्ड वापस चली गई है, पर वापस आने की बातें भी हो रही हैं। तो फोर्ड अगर कुछ रिसर्च एंड इनोवेशन करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करती है, तो उसका इम्पैक्ट महिंद्रा पे भी देखने को मिलेगा। महिंद्रा भी वही अपनी गाड़ियों में इम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आएगा चीज़ों को। तो टेक्नोलॉजी में भी हम दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स, अब पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप की अब रिजीम चल रही है US में तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वही अगर जो बाइडन की रिजीम जब US के अंदर आती है तो हमें इंडिया में कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अगर US का चेंज हो रहा है तो भी उसका फ़र्क इंडिया पे पड़ेगा। तो ये है, सिर्फ इकोनॉमी का फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रॉडर सेंस ये बोलता है कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का भी पड़ता है, टेक्नोलॉजी का भी पड़ता है, डेमोक्रेटाइजेशन का भी पड़ता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यही बात थी। खैर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या क्या अभी हमने कवर कर लिया है, एक बार देखें। LPG के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इमरजेंस बता दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इमरजेंस में मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, सब हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब आते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें ना सेम ही है जो एनपीए में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे ना, जो भी एनपीए के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजरियल ऑटोनॉमी, सिवाय मैनेजरियल ऑटोनॉमी के, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेम उठा के यहाँ प्रिंट कर देना, आप एनपीए की क्लास में देख लेना, दोबारा उसी चीज़ को बताना जब आपको पता ही है कि सेम ही चीज़ अगर आपने लिखनी है तो वही आप सीधा सीधा उठा के वहीं से देख के लिख दो। जो नहीं देखना चाह रहा पर एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ नहीं आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं ओवरऑल बता देता हूँ क्या था। पहले रेगुलेशन फैसिलिटेशन, दूसरा मार्केटाइजेशन, तीसरा मैनेजेरियलिज्म, खैर वो नहीं है, तो यही सब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। बस जो चेंज क्या हुआ है कि जहाँ एनपीएम मैनेजेरियल ऑटोनॉमी की बात कर रहा था, मैनेजेरियल ऑटोनॉमी, वहीं जो ग्लोबलाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करता है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अब क्या कहता है? मैनेजेरियल ऑटोनॉमी को तो पता ही है आपको, मैनेजर जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, और सीनियर से बात करके अपने गोल अचीवमेंट्स कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सब हमने एनपीएम में बात की थी। अब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या कहता है कि पहले तो इसका डिसीजन मेकिंग, सॉरी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में डिसीजन मेकिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। कलेक्टिव कि सब लोग आपस में, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कलेक्टिव और एक साथ पार्टिसिपेशन करके डिसीजन मेकिंग पे आएंगे। मैनेजरियल ऑटोनॉमी ने सिर्फ मैनेजर इंडिपेंडेंट एक्ट करेगा, डिफरेंस है ये मैनेजरियल ऑटोनॉमी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बीच में। खैर हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी जो मैनेजर्स हैं वो सीनियर बोर्ड ऑफ मेंबर पे अकाउंटेबल थे, अगर आपको याद हो। मैनेजरियल ऑटोनॉमी में जो मैनेजर्स होते हैं वो सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही अकाउंटेबल होते हैं, पर यहाँ जो सिटीजन्स या पब्लिक है उसको अकाउंटेबल होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है। तीसरा ट्रांसपेरेंसी, मैनेजरियल ऑटो में सिर्फ इंटरनल ट्रांसपेरेंसी होती है, ये उसका एक लैक क्रिटिसिज्म में भी बताया था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी वो हो जाती है, अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है मैनेजरियल ऑटोनॉमी, पर यहाँ पे पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी होती है। आरटीआई लगा सकते हैं आप, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वही क्या कर रही है गवर्नमेंट, आपको अकाउंटेबल, कि हम आपके लिए अकाउंटेबल हैं। फोकस, जहाँ मैनेजरियल ऑटोनॉमी में बात होती है गोल अचीवमेंट की, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, वहीं डेमोक्रेसी का अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी, राइट और फेयरनेस की बात करता है। इक्विटी की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, यही डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है। बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक सेम है, पर जहाँ मैनेजरियल ऑटोनॉमी की बात कर रहा था एनपीएम, वहीं जो ग्लोबलाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करती है। और जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ मार्केटाइजेशन, रोलिंग बैक या डिसेंट्रलाइजेशन पे बात नहीं करती, वो उसके साथ साथ लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को भी इनकॉर्पोरेट करती है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अब लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर, सिविल राइट्स, चेक एंड बैलेंस फिनोमिना मैकेनिज्म, मार्केट इकोनॉमी, ये सब लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं। प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ये लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं, इनकी बात भी ग्लोबलाइजेशन करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले तो देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे। एक तो डिसिप्लिन में, जो पहले अगर आपने देखा हो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3 MBC 3 में, कि लेस एथिनोसेंट्रिक हो गई थी, लेस एथिनोसेंट्रिक,
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका था, वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के जर्नल्स पढ़ रहे हैं, तो उसका असर हमें एमबीसी में देखने को मिला था। मैंने ड्यूरिंग एमबीसी 3 आपको बताया भी था, अगर याद हो, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इफेक्ट किया था एमबीसी को। एमबीसी 4 और ज़्यादा कम एथिनोसेंट्रिक होगा, एमबीसी 1 और एमबीसी 2 एथिनोसेंट्रिक दिख रहे थे। अगर याद हो एमबीसी जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये सब बातें की थी हमने कि कैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रहा था और लेस एथिनोसेंट्रिक होती जा रही थी चीज़ें। दूसरा कि जो इंटरेक्शन था ना स्टेट्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो इंटरेक्शन इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। तीसरा, इसी इंटरेक्शन के बढ़ने के लिए सीपीए इमर्ज हो गया था, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन री इमर्ज हो गया था, वापस आने लग गया था। लोग एक दूसरे का, अब जो इंडिया में बैठा है वो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा है, यूएस वाला इंडिया का पढ़ रहा है, ये दोनों मिलकर चाइना का भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, कुछ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के द्वारा पढ़े जा रहे थे। तो यही सीपीए का इमरजेंस दोबारा हो गया था, री इमरजेंस ऑफ सीपीए बोला जाता है इस चीज़ को। जब हम सीपीए पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। और वही कि इंटरेक्शन, इंक्रीज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में भी बढ़ गया था। अब इसी का इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशंस पे देखते हैं। ये तो हमने डिसिप्लिन पे देख लिया, DISCIPLIN डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट पे क्या इम्पैक्ट आया ग्लोबलाइजेशन का। अब इंस्टीट्यूशंस मतलब ऑफिसेस या ब्यूरोक्रेसी एज अ इंस्टीट्यूशन, जो आप उसको काम करते हुए देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, जो आप लगने के बाद डीएम काम करेंगे। इसमें क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई, इंक्रीज एफिशिएंसी, बेटर सर्विस डिलीवरी, बेटर सर्विस डिलीवरी। दूसरा, डेमोक्रेटाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटिव रिस्पॉन्स, ये सब चीज़ें आ गई। ये सब इंस्टीट्यूशंस में हमें देखने को मिल गया। इसमें इनिशिएटिव्स जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी देखने को मिलता है। RTI इमर्ज हो जाता है इंडिया में, सिटीजन चार्टर्स आ जाते हैं, सोशल ऑडिट आ जाता है। ये सब सिर्फ इसी का ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट है। ब्यूरोक्रेसी का जो डोमिनेंस था ना, जो पहले बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, हाईली सेंट्रलाइज्ड प्लस डोमिनेटिंग ब्यूरोक्रेसी, इसको चैलेंज मिल गया था। और यही ब्यूरोक्रेसी अब ज़्यादा फ्लैटर हो गई थी। जो पहले हायरार्कियल थी ना ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, ये जब पढ़ेंगे हम, जब क्लासिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे कि हायरार्कियल और फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती हैं। हायरार्कियल मतलब बड़ी बड़ी एक सीधी चेन, किसके ऊपर सीधा ये बंदा है, फिर ये बंदा है, फिर ये बंदा। अगर इसको इससे बात करनी है तो इस रूट से होकर जाना पड़ेगा। पर वही फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऐसे होती है कि किसी को भी आपस में बात करनी है, सीधा सीधा बात कर सकता है, तो डिलेज लैग हो जाते हैं, डायरेक्ट चेन कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जब क्लासिकल थ्योरी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं तो ये देखते हैं। तो वहीं ब्यूरोक्रेसी फ्लैटर हो जाती है, आउटवर्ड लुकिंग हो जाती है, सिटीजन सेंट्रिक हो जाती है, ठीक है। ये इसका इम्पैक्ट एज अ इंस्टीट्यूशंस पे पड़ा। अब देख लेते हैं ब्यूरोक्रेसी का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे क्या रहा। पहला, ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्लोबलाइज होगी, ग्लोबलाइज हुई तो एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा, इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन में बढ़ेगा तो बेटर प्रोडक्ट आएंगे, बेटर प्रोडक्ट आएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा, इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट हो गई, यूएस में अगर कुछ हो रहा है तो उसका असर इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बेटर हो गए, क्यों, क्योंकि बाहर की कंट्री इंडिया में आ रही हैं तो रेगुलेशन कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा, इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। डी कंट्रोल बढ़ गया, डी कंट्रोल, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये बड़े बड़े टर्म्स दिए गए ड्यूरिंग दिस टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी पे क्या असर आया। लास्ट टॉपिक ये वैसे है कि डेमोक्रेसी पे किसका किसका ग्लोबलाइजेशन का। टॉपिक से याद हो ना बात किसकी हो रही है, या भूल गए,
सिर्फ मैं बताया जा रहा हूँ और तुम सुने जा रहे हो गीता की तरह कि कोई महाराज जी हैं प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन दे के चले जाएं। नहीं, साथ साथ नोट करते रहना, चीज़ों को लिखते रहना, यही चीज़ें पेपर में आती हैं। बाकी लोग क्या होते हैं, इसी के लिए 5-5 लाख रुपए दे के, 2-2.5 लाख रुपए दे के कोचिंग में इंस्टीट्यूशन लेते हैं, एडमिशन लेके ये पढ़ते हैं, जो यहाँ पे बातें हो रही है। ठीक है, हाँ। तो डेमोक्रेसी पे क्या असर आया कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, जो मैंने बात की अभी, लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स देखे थे ना, लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, हाँ, यही रूल ऑफ लॉ, राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर, या चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, मार्केट इकोनॉमी, इंडिविजुअल राइट्स, ये हो गया अपना दूसरा, सिविल राइट्स। ठीक है, यही सब था लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। यही लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इमर्ज हो जाते हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो जाती है। और यही डेमोक्रेसी जब स्ट्रेंथन होती है तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। ठीक है, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इमर्ज हो जाता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया यूएसएसआर और इधर वाली साइड। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइज हो जाती है पावर। पहले जो सेंट्रल पूरी पावर पे कुंडी बना के बैठी थी, शाम जैसे कुंडी बना के बैठता ना, वैसे क्या था, सेंट्रल अथॉरिटी पावर को अपने काबू में रखती थी। तो वो काबू अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया, स्टेट की पावर डिक्रीज होने लगी। स्टेट की पावर डिक्रीज होके वो मार्केट फोर्सेस पे जाने लगी। इसी को हमने डिस्टेटाइजेशन बोला, डिस्टेटाइजेशन, ये टर्म दिया गया, डिस्टेटाइजेशन। ठीक है, तो क्या था पहले, इसको एक चार्ट के थ्रू अगर मैं समझाऊं आपको, ये स्टेट है, नहीं सॉरी, ये मार्केट है और ये सिविल सोसाइटीज़ है, एनजीओ, और स्टेट है। तो स्टेट के पास इतनी ज़्यादा पावर थी, ये सारी पावर स्टेट की। ठीक है, अब ये तीनों बराबर हिस्सों में बट गए कि ये मार्केट, ये स्टेट, ये सिविल सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी मतलब एनजीओ वगैरह। तो तीनों के बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ पावर का मैकेनिज्म आ गया। ये था बिफोर 1990s कि स्टेट के पास पूरी पावर है, स्टेट फुल कंट्रोल में रख रहा है सब चीज़ों को। और आफ्टर 1990s पावर इक्वली डिवाइड होते हुए दिख गई हमें। तो यही इसका डिफरेंट चीज़ों पे इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखते हैं, कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या रह गया, हमने क्या क्या कर दिया। हमने अभी तक मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस और विल्सोनियन विजन, इवोल्यूशन देख लिया डिसिप्लिन का, एनपीए देख लिया, एनपीएम देख लिया, पीसीए देख लिया, देन एलपीजी देख लिया। बस अब गुड गवर्नेंस रहेगा। गुड गवर्नेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, शायद 2 या 3 क्लासें लगे उसके लिए। बाकी ट्राई करेंगे कि 2 क्लासों में ही हो जाए, पर टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो शायद उसके लिए 3 क्लासें भी लग सकती हैं। बाकी ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।